हेलो नमस्कार गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं ज्योति सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और हम तैयारी कर रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती की, और उसमें रोज़ की तरह ही हमारा टॉपिक रहेगा एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा फैमिली, परिवार। तो परिवार के बारे में जानेंगे कि परिवार क्या है। तो देख लेते हैं परिवार क्या है। फैमिली शब्द लैटिन शब्द फैमुलस से बना है। किससे बना है? फैमुलस से बना है। फैमुलस शब्द हमें कहाँ से मिला? एल्मर की बुक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली से हमें यह मिला। यानी कि एल्मर की एक बुक आई थी सोशियोलॉजी, एल्मर की जो बुक थी सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, तो उन्होंने बताया था कि फैमुलस शब्द से ही फैमिली बना है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर रिसर्च की। और एल्मर की बुक में सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में फैमिली के बारे में विस्तार से बताया गया। अब हम देखेंगे कि फैमिली है क्या, कि फैमिली क्या है। तो चलिए इसके बारे में जान लेंगे कि फैमिली क्या है। फैमिली शब्द को हम एक संस्था समिति के रूप में जान सकते हैं, जिसमें कई सारे सदस्य होते हैं, जैसे माता पिता, बच्चे, दादा दादी। तो ऐसे ग्रुप को हम फैमिली से संबोधित करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि फैमिली शब्द को हम एक संस्था समिति के रूप में जान सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब कई सारे लोग एक जगह रहेंगे तो क्या बनेगी? संस्था या समिति बनेगी, और उसमें कई सारे सदस्य होंगे, जैसे माता पिता, दादा दादी, यानी कि रिश्ते होंगे, जिनसे हमारे रिश्ते होंगे, रक्त संबंधी रिश्ते होंगे। तो ऐसे ग्रुप को हम फैमिली से संबोधित करेंगे। तो फिर क्या होगा? उसको हम परिवार, इंग्लिश में फैमिली और हिंदी में उसको हम परिवार बोलेंगे। तो ऐसे फैमिली होती है, और फैमिली के बारे में हम जान सकते हैं कि कई सदस्य एक साथ रहते हैं, संस्था बनती है, समिति बनती है, ग्रुप बनता है, उसको हम परिवार कहते हैं। और कई परिवारों से मिलकर हमारा समाज बनता है। अब देख लेते हैं कि मर्डाक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में इसके बारे में क्या कहा। मर्डाक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में 1949 में 250 समाजों का अध्ययन करने पर बताया कि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पर समाज नहीं है, जहाँ पर परिवार ना हो। इसलिए परिवार को हम हर समाज में देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मर्डाक की बिल्कुल सही बात है। उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर में 250 समाजों का अध्ययन करने पर बताया था, यानी कि उन्होंने रिसर्च की थी और 250 समाजों का अध्ययन करने पर बताया था कि ऐसी कोई सोसाइटी मीन्स समिति, और सोशल मीन्स समाज, कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर परिवार ना हो। इसलिए परिवार को हम समाज में देख सकते हैं। और समाज में देख सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? समाज के नियम, सभ्यताओं, नियमों का परिवार को पालन करना होता है, उन सभी को भी हम देख सकते हैं। उसके बाद आती है बारी मैकाइवर और पेज की। तो इन्होंने परिवार के बारे में क्या कहा, उसके बारे में भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा, संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है, अर्थात व्यक्ति को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है। यानी कि जब सरहद पर हमारे सैनिक रक्षा करते हैं, अर्धसैनिक बल, हमारी आर्मी, हमारे पुलिस बल, सिक्योरिटी फोर्स जब रक्षा करते हैं, तो वहाँ पर कई बार शहीद भी हो जाते हैं, लेकिन वे अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन एक एज के बाद अपना फर्ज निभाते रिटायरमेंट भी हो जाता है, यानी कि सेवानिवृत्ति हो जाती है और घर भी आ जाते हैं। लेकिन परिवार के लिए व्यक्ति की कभी सेवानिवृत्ति नहीं होती। परिवार के लिए व्यक्ति जन्म से लेकर अंतिम समय तक संघर्ष करता रहता है, अर्थात व्यक्ति अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पूरे जीवन में संघर्ष करता है। आपने देखा होगा कई बार परिवार के किसी सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार के कई सारे सदस्य हार्ड वर्क करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं, कई बार बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना हुआ, या किसी को कोई वाहन खरीदना हुआ, या किसी की शिक्षा की बात हुई, या घर में कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बात हुई, तो सारे परिवार के लोग मिलकर कार्य करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत, कि परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई। परिवार के बारे में बात करते समय समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिकों के विचारों में असमानता दिखाई देती है। यानी कि परिवार के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं,
मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों दोनों के विचारों में मतभेद हैं, एक दूसरे का विरोध है, एक दूसरे की विरोधी भावना के विचार हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि एक दूसरे का विरोध इन्होंने कैसे किया। तो मैकाइवर पेज ने क्या कहा था, जब से पृथ्वी पर आया तभी से परिवार अस्तित्व में आया है। बिल्कुल सही बात है, हम सभी देख रहे हैं मानव जब से पृथ्वी पर आया तभी से परिवार अस्तित्व में आया, क्योंकि जब मानव ही नहीं होगा पृथ्वी पर तो परिवार कहाँ से बनेगा, और जब परिवार नहीं होगा तो समाज कहाँ से आएगा। तो इसलिए जब से पृथ्वी पर आया तभी से परिवार अस्तित्व में आया, उसकी सभ्यता अस्तित्व में आई, उसकी संस्कृति, उसके विचार, सब कुछ अस्तित्व में यानी कि पहचान में आई। अस्तित्व मीन्स पहचान। अब कोट के अनुसार देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने कहा कि परिवार समाज की कोशिका है। उनकी बात से भी हम सहमत हैं कि परिवार समाज की कोशिका है, क्योंकि परिवार नहीं होगा तो समाज कहाँ से होगा। तो इसलिए हम परिवार को समाज की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, क्योंकि परिवार कई सदस्यों से मिलकर परिवार बनता है और कई परिवारों से मिलकर हमारा समाज बनता है, और समाज में ही संस्कृति और सभ्यता पाई जाती है। तो इसलिए परिवार समाज की कोशिका है। ऐसे ही परिवार की उत्पत्ति को लेकर कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, इनको भी जान लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक बताया गया है हमारा शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो अरस्तु ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि परिवार की उत्पत्ति में पुरुष महत्वपूर्ण होते हैं, यानी पुरुषों की ही भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। वंश चलता है पुरुषों के नाम से चलता है, परिवार का जो गुजारा करते हैं वह सभी पुरुष करते हैं, परिवार के लिए जो भी आय करते हैं वह पुरुष करते हैं, यानी कि पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर होता है परिवार। प्लेटो और अरस्तु ने ये कहा था। लेकिन इसी सिद्धांत को फिर 1861 में हेनरी मैन ने आगे बढ़ाया था। अगर एग्जाम में आ जाता है कि शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताओगे प्लेटो और अरस्तु ने, और 1861 में हेनरी मैन ने इसको आगे बढ़ाया था। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यौन साम्यवाद का सिद्धांत। अब शास्त्रीय सिद्धांत और यौन साम्यवाद का सिद्धांत दोनों में मतभेद पाए गए हैं। इसको बताया है मॉर्गन, फ्रेजर और बिरफाल्ट ने। इन्होंने कहा है कि लोगों की मान्यता यह थी कि किसी भी परिवार की किसी भी तरह की संस्था नहीं पाई जाती, परिवार जैसी कोई संस्था नहीं होती, कोई बात नहीं होती। कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ रह सकती है, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ रह सकता है। तो इस तरह इनके विचारों में मतभेद पाए गए। क्या पाए गए? इनके विचारों में मतभेद पाए गए। इन्होंने यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। फिर आता है एक विवाह सिद्धांत। एक विवाह सिद्धांत किसने दिया? यह वेस्टरमार्क ने दिया था, और इन्होंने कहा था अपनी पुस्तक में कि इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था कि जो मनुष्य होता है, मानव होता है, वह परिवार में रहता है, विवाह करता है और बहुत सारे विवाह करता है। उसके बाद उसकी वंश उत्पत्ति होती है और फिर वह परिवार बनाता है। उनकी पुस्तक कौन सी थी? मानव विवाह का इतिहास। तो उसमें उन्होंने विवाह के बारे में बताया। कौन सी पुस्तक थी? मानव विवाह इतिहास। इसमें उन्होंने पूरी तरह इसका वर्णन किया था। उसके बाद आता है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। अब देख लेंगे मातृसत्तात्मक सिद्धांत क्या है। यह ब्रिफाल्ट ने दिया था, और उन्होंने अपनी पुस्तक द मदरस, कौन सी पुस्तक? द मदरस। तो द मदरस में उन्होंने कहा था कि जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत है उसमें माता के नाम से सत्ता चलती है और माता के नाम से ही वंश आगे बढ़ता है। और इनके सिद्धांत का जो समर्थन किया था वो किसने किया था? टायलर ने। मातृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप करोगे कि टायलर ने किया था। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रगतिवादी सिद्धांत। अब प्रगतिवादी सिद्धांत में क्या है इसको भी देख लेंगे। इसके प्रतिपादक जो थे वो आर्गमन तथा बोर्ड थे, और उन्होंने कहा था कि परिवार का विकास जो हुआ एक सरल रेखा में हुआ, सरल रेखा सिद्धांत में हुआ।
परिवार प्रगति करता रहता है, यानी कि आगे बढ़ता रहता है और कभी अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौटता, क्योंकि परिवार का वंश आगे बढ़ता रहता है, परिवार की उत्पत्ति होती रहती है और समाज बढ़ता रहता है। कभी ये तो नहीं होता ना कि हम बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए और हमने दोबारा से फिर से उसी परिवार में हम बच्चे। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा आर्थिक सिद्धांत। तो बात करते हैं आर्थिक सिद्धांत की कि आर्थिक सिद्धांत क्या है। आर्थिक सिद्धांत में आता है, यह बताया राल्फ और लिंटन ने। इन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ परिवार में वंश बढ़ता रहता है, बच्चे आते रहते हैं और उनके विवाह होते रहते हैं। फिर आया उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकासीय सिद्धांत में देख लेंगे क्या आया। उद्विकासीय सिद्धांत में आया कि व्यक्ति का उद्विकास होता है, परिवार का उद्विकास होता है, और इसको मार्गन ने बताया। किसने बताया? मार्गन ने। अब परिवार का वर्गीकरण देख लेते हैं कि परिवार का वर्गीकरण कैसे होता है। स्थान के आधार पर होता है, जैसे कि पितृमात्र सत्तात्मक। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि माता और पिता दोनों में से किसी के नाम पर सत्ता चलेगी। विवाह के आधार पर भी होता है। विवाह के आधार पर कैसे होता है कि एक विवाही विवाह, यानी कि एक विवाह भी हो सकता है और बहुविवाह भी परिवार के सदस्य कर सकते हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर भी हो सकता है। संयुक्त या केंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार, यानी कि छोटे परिवार भी पाए जाते हैं, बड़े परिवार भी पाए जाते हैं। तो इस तरह सदस्यों की संख्या के आधार पर भी इसको हम देख सकते हैं। अब देख लेंगे परिवार के कार्य कि परिवार के कार्य क्या हैं। परिवार के जैविकीय कार्य होते हैं, परिवार के मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं, परिवार के शारीरिक सुरक्षा के कार्य होते हैं और परिवार के सामाजिक कार्य भी होते हैं। यानी कि परिवार के बहुत सारे कार्य होते हैं। उसमें हमारा जैविकीय आ जाता है, मनोवैज्ञानिक आ जाता है, शारीरिक सुरक्षा आ जाती है और सामाजिक कार्य आ जाते हैं। तो परिवार क्या करता है? जैविकीय कार्य करता है, मनोवैज्ञानिक कार्य करता है और उसके बाद शारीरिक सुरक्षा के कार्य करता है और सामाजिक कार्य भी करता है। तो जैविकीय कार्य में क्या आ जाता है? संतानोत्पत्ति का कार्य करता है, प्रजाति का विकास करता है। उसी तरह फिर हमारा परिवार के मनोवैज्ञानिक कार्य आ जाते हैं, जैसे कि बाहर से व्यक्ति कमा कर लाते हैं, परिवार का गुजारा करते हैं, संपत्ति बनाते हैं, आय का प्रबंध करते हैं, उत्तराधिकारी बनाते हैं। और परिवार के शारीरिक कार्य भी आ जाते हैं, शारीरिक सुरक्षा के कार्य की परिवार के लोगों को सुरक्षा देते हैं। आपने देखा होगा ना कि कई बार कोई भाई या बहन किसी के साथ बाहर झगड़ा हो जाता है तो घर आकर बता देते हैं, तो पूरा परिवार कहता है कि तू चिंता मत कर, हम उसे देख लेंगे, तू चिंता मत कर। तो यह परिवार क्या होता है कि शारीरिक सुरक्षा के कार्य भी करता है, अपने बच्चों को सुरक्षित भी रखता है। परिवार में रहकर मनुष्य सुरक्षित रहता है, बाहर वाले फायदा नहीं उठा पाते। और इसी तरह परिवार सामाजिक कार्य भी करता है, मतलब कि नियंत्रण भी रखता है परिवार के सदस्यों पर, एक निश्चित स्थिति प्रदान करता है और परिवार के सदस्यों को भविष्य में निर्णय लेने में भी सहायता करता है। इसी तरह परिवार के धार्मिक कार्य भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं, शैक्षिक भी होते हैं। धार्मिक कार्य में पूजा पाठ आ जाते हैं, राजनीतिक कार्य में जो बाहर के राजनीतिक का हमारा जो भी माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग कार्य आ जाते हैं। सांस्कृतिक कार्य में हमारी संस्कृति सभ्यता आती है और शैक्षिक कार्य भी होते हैं, परिवार के अपने बच्चों को गाइडेंस देते हैं कि ऐसे ऐसे रहना है और ऐसे आपको शिक्षा ग्रहण करनी है। अब देख लेते हैं परिवार के प्रकार कि परिवार के प्रकार क्या हैं। चलिए, संख्या के आधार पर, निवास के आधार पर, वंश के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर और विवाह के आधार पर, ये होते हैं परिवार के कार्य और परिवार के प्रकार। तो संख्या के आधार पर भी होते हैं। संख्या के आधार पर कैसे होते हैं? जैसे कि केंद्रीय नाभिक परिवार हुआ, ऐसे परिवार का औद्योगिकरण समाज महत्वपूर्ण मानता है। यह छोटा सा रूप होता है परिवार का, इसमें रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाता, इसमें बस अविवाहित बच्चे शामिल किए जाते हैं जो विवाह के बाद क्या करते हैं, अपना खुद का परिवार बना लेते हैं। ऐसे ही संयुक्त परिवार भी इसी में आ जाता है, जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं
सामूहिक संपत्ति होती है। और विस्तृत परिवार जिसमें दादा दादी नाना नानी सब आ जाते हैं, वे सब इसी में आ जाते हैं। ऐसे ही निवास के आधार पर, निवास में हमारे पितृस्थानीय परिवार आ जाते हैं जो पिता के नाम से वंश चलता है। मातृस्थानीय परिवार आ जाते हैं जिसमें माता के नाम से वंश चलता है। और ऐसे ही क्या आ जाता है, नवस्थानीय परिवार आ जाते हैं जो अलग बसते हैं। और मातृ पितृ स्थानीय परिवार आ जाते हैं जिसमें किसी एक के साथ रहने को बाध्य नहीं होते, कोई भी किसी के भी साथ रह सकता है, यानी कि पति या पत्नी में से किसी के भी साथ नवविवाहित दंपत्ति रह सकते हैं। तो ऐसा परिवार मातृपितृ स्थानीय परिवार कहलाता है। मामा स्थानीय परिवार भी आ जाता है जिसमें मामा के घर रह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर भी देख लेते हैं। तो वंश के आधार पर क्या आएगा, पितृवंशीय, मातृवंशीय, उभयवाही परिवार, दिनामी परिवार, ये ऐसे परिवार आ जाते हैं जो वंश से संबंधित होती हैं, जिसमें रक्त संबंधी रिश्ते होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो इस प्रकार इन परिवारों का वर्गीकरण किया गया है। उत्तराधिकार के आधार पर भी होता है। कैसे, जैसे पितृमार्गी परिवार है, उसमें नियम पितृपक्ष के चलेंगे। और अगर मातृमार्गी परिवार होगा, यानी माता के नाम से चलेंगे, तो फिर माता के नियम होंगे, माता नियम निर्धारित करेगी, यानी माता का पक्ष निर्धारित करेगा। ऐसे ही विवाह के आधार पर होता है। विवाह के आधार पर कैसे होता है, कोई एक विवाह करता है, कोई बहुविवाह करता है, कोई बहुत सारी पत्नी रखता है और कोई बहुत सारे पति रखता है। और कोई समूह में रहता है कि समूह में विवाह कर लिया, कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह कर लेते हैं और स्त्रियों के समान रूप से पति बन जाते हैं। तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है, समूह विवाही परिवार कहा जाता है। तो ये हुए हमारे परिवार के प्रकार। तो इस प्रकार हम फैमिली के नए रूप से जान सकते हैं कि परिवार के स्वरूप, परिभाषा, प्रकार आदि के माध्यम से हम विभिन्न तथ्यों से परिचित होते हैं। अब मार्गन द्वारा परिवार के उद्विकास का वर्गीकरण दिया गया। तो मार्गन ने 5 स्तर बताए, कौन कौन से, एक बताया समरक्त, एक बताया समूह विवाह, फिर बताया सिंडेस्मिन परिवार, फिर बताया पितृसत्तात्मक परिवार और फिर बताया एक विवाही परिवार। समरक्त में उसने बताया कि जिसमें यौन स्वच्छंदता हो, कोई प्रतिबंध ना हो, किसी के भी साथ कोई भी रह सकता हो। फिर उन्होंने समूह विवाह बताया। समूह विवाह में उन्होंने क्या बताया, समूह विवाह में बताया कि जिसमें कई सारे भाई एक दूसरे परिवार की बहनों से मिलकर एक साथ विवाह कर लेते हैं, तो यह होता है समूह विवाह। और ऐसे विवाह ऑस्ट्रेलिया की मायरारो, ब्रिजल की काइगन, साइबेरियन की चुकची जनजातियों में पाए जाते हैं। फिर उन्होंने बताया सिंडेस्मिन परिवार के बारे में, जिसमें बताया कि परिवार में विवाह एक ही स्त्री के साथ होता था, लेकिन सभी विवाहित स्त्रियों के साथ पुरुष यौन संबंध रख सकता था। फिर ऐसे ही आता है पितृसत्तात्मक परिवार। इसमें क्या बताया कि परिवार पर पुरुष का अधिकार होता था और एक से अधिक पत्नी रख सकता था, यह उसकी मर्जी होती थी। फिर उन्होंने बताया एक विवाही परिवार के बारे में। एक विवाही परिवार के बारे में उन्होंने कहा कि आधुनिक अवस्था एक विवाही परिवार है, इसमें पुरुष एक ही स्त्री से संबंध रखता है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, इस विकास का जो उद्विकासीय सिद्धांत था, इसका बहुत विरोध भी हुआ। और विरोध करने वालों में कौन कौन थे, विरोध करने वालों में वेस्टर, रिवर्स, NW टॉमस, काली, स्टार्क ने उद्विकासीय सिद्धांत का विरोध किया। लॉरेंस स्टोन ने भी परिवार को 3 प्रकार से परिभाषित किया, जैसे खुला वंशावली परिवार बताया, 16वीं सदी में प्रकाश में आया था। फिर प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार बताया, फिर 16 से 18 में प्रकाश में आया। फिर बंद घरेलू मूल परिवार बताया, ये 18वीं सदी से आज तक चल रहा है। ऐसे ही परिवार की कुछ परिभाषाएं भी दी गई। मर्डाक ने कहा कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। मर्डाक ने क्या कहा कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। फिर लूसी मेयर ने कहा कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है, यानी कि विवाह जब होगा तो तभी परिवार बनेगा, जब विवाह नहीं होगा तो परिवार कैसे बनेगा। फिर कूले ने कहा कि परिवार मानव स्वभाव की पोषिका तथा प्राथमिक पाठशाला है। कूले ने भी सही कहा था कि परिवार मानव स्वभाव की पोषिका, यानी कि मानव का जो स्वभाव होता है वह परिवार में ही पलता बढ़ता है और परिवार में ही बच्चा सब कुछ सीखता है। तो परिवार को प्रथम पाठशाला कहा भी गया, कई बार एग्जाम में भी आता है। अब हम देख लेंगे परिवार की विशेषताएं। परिवार में क्या होता है, बच्चों का
लालन पालन होता है, सामाजिक नियंत्रण भी होता है बच्चों पर। कौन बच्चा कैसे रहेगा, क्या खाएगा, उनकी सारी व्यवस्था परिवार में होती है। सामाजिक नियंत्रण होता है कि बच्चे कोई गलत कार्य ना करें। ताऊ चाचा अंकल आंटी सभी से बच्चे डरते हैं, तो इसलिए समाज का भी नियंत्रण बच्चों पर होता है। सीमित आकार होता है कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ज़्यादा छोटा नहीं होता, अपने अकॉर्डिंग उसको हम छोटा बड़ा डाल सकते हैं। परिवार समाज की इकाई है। इकाई कैसे है? क्योंकि परिवार होगा तो समाज होगा, और अगर परिवार नहीं होगा तो समाज नहीं होगा। और एक दूसरे से भावात्मक लगाव भी होता है, क्योंकि परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम होता है। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें माता पिता से ज़्यादा प्यार उनके अंकल आंटी चाचा चाची बाबा दादी बुआ फूफा जी करते हैं। और क्या होता है कि जो वह उनसे इतना प्यार करते हैं तो बच्चा उनके ज़्यादा क्लोज हो जाता है, तो इसलिए परिवार में भावात्मक लगाव भी होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।